कहानी की शुरुआत में हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां हम ब्रैड नाम के एक पायलट को देखते हैं। वो तेजी से जहाज की तरफ जा रहा होता है और साथ ही साथ वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात भी कर रहा होता है। उसकी बेटी कहती है कि आज सुबह मैंने न्यूज देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि आप जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खराब है, जिस वजह से और भी कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, इसलिए आपको भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करके घर वापस आना चाहिए। लेकिन ब्रैड मुस्कुराकर जवाब देता है कि मैं पहले भी कई बार ऐसे मौसम में सेफली जहाज उड़ा चुका हूँ, इसलिए तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और कॉल काट देती है। उसके बाद ब्रैड जहाज के केबिन में आकर को पायलट से मिलता है। को पायलट थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि आज वो पहली बार फ्लाइट उड़ाने वाला था। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस अफसर ब्रैड को बताता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, जिसका नाम टोनी है। टोनी एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक इंसान है जिस पर मर्डर का केस है और अब इसे जहाज के जरिए दूसरी कंट्री ले जाकर उम्र भर कैद के लिए जेल में डाला जाएगा। वो पुलिस अफसर ब्रैड से कहता है कि ये जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम एक काबिल और समझदार पायलट हो। ब्रैड मान जाता है और टोनी को सबसे लास्ट वाली सीट्स में बिठा देता है ताकि बाकी पैसेंजर्स को कोई परेशानी न हो। उसके बाद सभी पैसेंजर्स अपने सीट्स पर बैठ जाते हैं और ब्रैड जहाज के स्टाफ के पास आकर कंफर्म कर लेता है कि सभी पैसेंजर्स आ गए हैं, जिसके बाद जहाज टेक ऑफ कर लेती है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड जहाज को ऑटो पायलट पर लगाकर को पायलट के साथ अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है। ब्रैड को पायलट को मोबाइल में अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ जहाज में बैठे पैसेंजर्स सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ देर बाद उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। केबिन में बैठे दोनों पायलट्स भी खुश थे और जहाज भी नॉर्मल तरीके से फ्लाई कर रहा था, लेकिन तभी अचानक मौसम खराब हो गया और जहाज हल्के से झटके लेने लगा, जिस वजह से ब्रैड परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सभी मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने के लिए अनाउंस करता है और रेडियो के जरिए वो कंट्रोल टावर से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से यहाँ के सारे रेडियोज काम करना बंद कर देते हैं। तभी अचानक बिजली का तेज झटका प्लेन से आकर लगता है, जिस वजह से प्लेन जोर जोर से झटके लेने लगता है। ब्रैड पैसेंजर्स का हाल देखने के लिए केबिन से बाहर जाता है। पैसेंजर्स को देखकर ब्रैड को थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है क्योंकि सभी पैसेंजर्स सेफ थे, पर यहाँ अब धीरे धीरे लाइट बंद होती जा रही थी और तभी प्लेन को कई और झटके लगते हैं, जिससे ब्रैड का सिर सामने छत से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। इस सूरत हाल को देखते हुए सभी पैसेंजर्स की हालत खराब होने लगी थी। ब्रैड जल्दी से वापस केबिन में आकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को संभालने में लग जाता है। ये उनके लिए काफी मुश्किल टाइम था। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ब्रैड कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा क्योंकि अगर प्लेन को एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो सकता है। ये लोग फौरन जहाज का अल्टीट्यूड कम करने लगते हैं और जहाज तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर्स काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी क्रिमिनल टोनी के साथ जो पुलिस अफसर आया होता है उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। वो अपने मोबाइल फोन को उठाने के लिए अपना सीट बेल्ट खोल लेता है, जिसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपना सीट बेल्ट खोलकर आगे आती है। अब क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था, जिस वजह से उनका सीट बेल्ट खुलते ही ये दोनों तेजी से ऊपर छत से टकरा जाते हैं। ये दोनों इतनी तेजी से छत से टकराते हैं कि उनकी तुरंत मौत हो जाती है। इतने में जहाज काफी कम अल्टीट्यूड पर आ जाता है और किसी तरह करके ये दोनों पायलट जहाज को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अब जहाज में ज्यादा पावर नहीं बची होती, इसलिए ब्रैड जहाज को एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा सकता था, जिस वजह से ब्रैड जहाज को नीचे लाकर समंदर में क्रैश लैंड करने का सोचता है। लेकिन तभी ये दोनों कुछ दूर एक आइलैंड देख लेते हैं, जिसके बाद ब्रैड जहाज की डायरेक्शन आइलैंड की तरफ कर लेता है और आइलैंड पर लैंड करने का फैसला करता है। कई मुश्किलों के बाद ब्रैड इस आइलैंड पर मौजूद एक रोड पर फाइनली इमरजेंसी लैंड कर लेता है। लकीली इस इमरजेंसी लैंडिंग में सभी पैसेंजर्स सही सलामत होते हैं और किसी को भी चोट नहीं आती। तभी जहाज में पीछे शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे देखकर ब्रैड खुश हो जाता है क्योंकि जहाज में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली बची हुई थी। सभी पैसेंजर्स के जहाज से उतरने के बाद एक एयर होस्टेस कैप्टन ब्रैड को बताती है कि क्रिमिनल टोनी को ले जाने वाला पुलिस अफसर मारा गया है और एक एयर होस्टेस भी मारी गई है। ये सुनकर ब्रैड बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका एक जहाज अचानक गायब हो गया है क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था और काफी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उसका पायलट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो एयरलाइन कंपनी का मालिक स्कार्सडेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है, जो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है जो मुश्किल में कहीं फंसे हुए होते हैं। एयरलाइन कंपनी का मालिक उसे कहता है कि मुझे मेरे प्लेन्स की सारी डिटेल्स चाहिए, जैसे वो कहाँ गया, उसके वर्कर्स और सभी पैसेंजर्स कहाँ हैं। जिसके बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ सारे पैसेंजर्स इस सोच में थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। ब्रैड सभी पैसेंजर्स को इकट्ठा करके समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है, जिससे हम बाकी चीजों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ आराम से रहें और आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद ब्रैड प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने में लग जाता है, पर वो देखता है कि जहाज में पावर काफी कम है, इसलिए उन्हें मदद का इंतजार करना होगा। ये लोग मैप निकालकर खुद ही अपनी लोकेशन देखने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर ये लोग किस जगह पर हैं। ब्रैड का साथी को पायलट नक्शा देखकर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो किसी सरकार या गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और हमारी गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रैड कहता है कि अब कहीं से भी करके हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुलाना ही होगा ताकि वो आकर हम सबको बचा ले, क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। जिसके बाद ये दोनों मदद बुलाने के लिए रेडियो ठीक करने लगते हैं, लेकिन आसमानी बिजली के टकराने से रेडियो
बिल्कुल खराब हो चुका था। अब ब्रैड सभी पैसेंजर्स के पास आकर उन्हें बताता है कि किसी खराबी की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा, लेकिन आप सब परेशान मत हो। ब्रैड उन्हें तसल्ली देता है कि हम आइलैंड के दूसरी साइड पर जाकर रेडियो को ढूंढेंगे और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन बताकर रेस्क्यू टीम को यहाँ पर भेजने के लिए कहेंगे, जो आकर आप सब लोगों को बचा लेंगे। और यहाँ ब्रैड एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो कहता है कि मेरे साथ टोनी जाएगा। ये कहकर वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है। यहाँ ब्रैड जहाज के कोपायलट से कहता है कि तुम जहाज की पावर को रिपेयर करने के काम पर लग जाओ। मैं जल्द ही किसी भी कॉन्टैक्ट के जरिए रेस्क्यू टीम को यहाँ तक लाने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद टोनी और ब्रैड रेडियो ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में टोनी ब्रैड को उस पर भरोसा करने के लिए थैंक्स कहता है। अब हम इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी ग्रुप को देखते हैं, जिनके पास एक आदमी दौड़ कर आता है और वो आदमी उस ग्रुप के लीडर को बताता है कि यहाँ आइलैंड पर एक प्लेन आकर रुका है इमरजेंसी की वजह से, और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कंट्रीज से हैं। ये सुनकर ग्रुप का लीडर उस आदमी को कुछ पैसे देता है और ग्रुप का लीडर अपनी टीम से तैयार होने को कहता है। आइलैंड के जंगल में ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी ब्रैड से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब ब्रैड उसे कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है जिसका मेरे साथ मिलकर तुम्हें सामना करना है। तब टोनी ब्रैड से कहता है कि मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ और मैं यूएस मिलिट्री में कई साल ड्यूटी कर चुका हूँ। कुछ ही देर में पीछे से टोनी की आवाज आनी बंद हो जाती है। जब ब्रैड पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहाँ नहीं था। वो ब्रैड से अपनी जान छुड़ाकर भाग चुका था और अब ब्रैड अकेले ही जंगल में आगे निकल पड़ता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए ब्रैड एक खाली पड़ी फैक्ट्री में जाता है जहाँ वो एक टेलीफोन को ढूंढ लेता है, लेकिन वो पुराने जमाने का टेलीफोन खराब पड़ा हुआ था। जिसके बाद ब्रैड साइड पर लगे उस टेलीफोन के तार जोड़ने लगता है और टेलीफोन काम करने लग जाता है। ब्रैड जल्दी से कंपनी के हेल्पलाइन पर कॉल करता है। ब्रैड हेल्पलाइन को अपनी लोकेशन और सब कुछ बता देता है, लेकिन लाइन में कोई गड़बड़ी होने की वजह से सामने वाले इंसान तक उसकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही होती, जिस वजह से हेल्पलाइन वाले ब्रैड की कॉल काट लेते हैं। तब ब्रैड को एक आइडिया आता है। वो अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन और बाकी सारी चीजें एक पेपर पर लिखकर उसके ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है। तभी बातचीत के दौरान पीछे से एक आदमी आकर ब्रैड पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रैड उसे काफी मुश्किल से काबू कर लेता है और उस आदमी को मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी ब्रैड को महसूस होता है कि एक और आदमी इस कमरे में आ रहा है, इसीलिए जल्दी से वो छिप जाता है। पर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टोनी था, जिसने बहुत सारे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे। और वो ब्रैड को आवाज देता है कि डरो मत, बाहर निकलो। फिर जब ब्रैड सामने आता है तो टोनी ब्रैड को एक बंदूक पकड़ा देता है उसकी हिफाजत के लिए। उसके बाद ये दोनों जब फैक्ट्री के नीचे वाले फ्लोर में आते हैं तो यहाँ उन्हें एक कैमरा मिलता है। कैमरा की रिकॉर्डिंग और वहाँ पड़े पासपोर्ट से इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी लोगों को किडनैप करके उनकी फैमिली से काफी बड़ी रकम की डिमांड करते हैं। और जब किडनैप किए हुए बंदे की फैमिली की तरफ से उन्हें पैसे मिल भी जाते हैं, तब भी ये लोग उसे छोड़ने के बजाय मार देते हैं।